आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना इस धरती पर जानवर कैसे इवॉल्व हुए। आज सुनिए इंसान के प्रकट होने की कहानी। इस पत्र का शीर्षक है आदमी कब पैदा हुआ। मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं। हमें एक बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात ये भी मालूम हुई कि जानदार हमेशा अपने को आसपास की चीज़ों से मिलाने की कोशिश करते गए। इस कोशिश में उनमें नई आदतें पैदा होती गईं और वे ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर होते गए। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह दिखाई देती है। इसकी मिसाल ये है कि शुरू के जानवरों में हड्डियां न थीं, लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वे सब हड्डी वाले हैं। एक और मिसाल लो, नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती। वो अंडे को छोड़ देती है और उनके पास कभी नहीं आती। इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता नहीं, इसलिए ज़्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियाँ निकलती हैं, कितनी जानें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखो तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वो उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वो कई दिन तक उन्हें चुगाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनकी फिक्र छोड़ देती है। इन जानवरों में और उन जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाते हैं बड़ा फर्क है। ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन इन जानवरों में भी बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खरगोश के कई कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवर एक ही बच्चा देते हैं और बच्चे को अच्छी तरह से पालते पोसते हैं, जैसे हाथी। अब तुमको ये भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों ज्यों तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमको ये भी मालूम है कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। इससे ये मालूम होता है कि आदमी ज़रूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक अजायब खाना दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियां भरी हुई थी, खासकर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वो संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि ये शुरू के आदमी की खोपड़ी होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। ये तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जबकि आदमी इधर उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसलिए उसे बर्फ का जमाना कहते हैं। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास हैं, इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल होता होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ से दिन काटने पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ के पहाड़ नहीं हों। वैज्ञानिक लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर नहीं था, बल्कि वहां एक या दो झीलें थी। लाल सागर भी नहीं था। ये सब जमीन थी। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा टापू था और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र था। ख्याल करो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब शायद तुम्हें जहाज में बैठकर मसूरी जाना पड़ता।
शुरू शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो इसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो चाहे काम करा लेता है। बाजों को वो पाल लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। कईयों को वो खाता है और कईयों का वो दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वो मालिक नहीं था, बल्कि बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वो उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे धीरे उसने तरक्की की और दिन दिन ज़्यादा ताकतवर होता गया, यहाँ तक कि वो सब जानवरों से मजबूत हो गया। ये बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। बुद्धि और दिमाग की ताकत से उसमें ये बात पैदा हुई। आदमी की अक्ल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो ये है कि बुद्धि ही आदमी को और जानवरों से अलग करती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, लेकिन दिया सलाइयाँ तो अभी हाल ही में बनी हैं। पुराने जमाने में आग बनाने का ये तरीका था कि दो चकमक पत्थरों को रगड़ते थे, यहाँ तक कि चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग लग जाती थी। जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी सूखी चीज की रगड़ से आप ही आग लग जाती है। जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी कि इससे कोई मतलब की बात सोचते, लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फायदे देखे। ये जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे भगा देती थी। इसलिए जब भी आग लग जाती थी तो मर्द और औरत उसमें सूखी पत्तियां फेंक फेंक कर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। उसके लिए ये बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। आदमी को दुनिया के मालिक बनने का रास्ता मिल गया। इन शब्दों के साथ छठा पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू बताते हैं शुरू के आदमी कैसे थे। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नेहरू जी के संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। गिरीवाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।